Hello everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of factor income and transfer income. क्लास हम क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, नेशनल इनकम और जो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक आप उनको डिटेल में नहीं समझोगे तो नेशनल इनकम को समझना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा. दूसरी बात क्लास, ऐसा नहीं है कि जो नेशनल इनकम चैप्टर है इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे. न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो एक ही आएगा, बाकी सब आपकी टेक्निकल थ्योरी है. उसको समझने के लिए भी आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डाइव इन करके समझना होगा. तो क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास से. तो हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के कॉन्सेप्ट को. फिर हमें ये समझना है कौन सा कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है एंड कौन सा नहीं होता. तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे वर्क करेंगे एंड उसके बाद उन इंपॉर्टेंट लाइंस पे जो आपको अपनी आंसर शीट्स में जरूर लिखनी है. क्लास अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम क्या होती है? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज. क्लास आप सबको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं एंड इनकी हेल्प से ही प्रोडक्शन होती है. तो इन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, LLC. तो क्लास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जब अपनी सर्विसेज देंगे, जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज देंगे एंड सर्विसेज देने के बदले में इनको जो इनकम मिलेगी उस इनकम को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम. लैंड जब अपनी सर्विस देती है तो लैंड को इन रिटर्न क्या मिलता है? रेंट. लेबर जब अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो लेबर को मिलती है वेजेस या सैलरीज. कैपिटल जब प्रोवाइड होती है तो उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अकाउंट्स जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी. एंटरप्रेन्योर जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे इन रिटर्न क्या मिलता है? प्रॉफिट. तो ये जो रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब क्या है? ये सब फैक्टर इनकम है. ये फ्री फंड की इनकम नहीं है. इसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी सर्विसेज दी हैं एंड अपनी सर्विसेज देने के बाद उन्हें जो इनकम रिसीव हुई है उस इनकम को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम. इज दैट क्लियर क्लास? इट इज एन अर्न्ड इनकम. अर्न्ड इनकम का मतलब क्या है क्लास? ये कमाई जाती है. कमाई जाने का मतलब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले में उन्हें ये इनकम मिलती है. ऐसा चाहिए कि वो कुछ नहीं करते और उन्हें इनकम मिल रही है. ठीक है क्लास, ये जो इनकम है क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है. कैसे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है? क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जब अपनी सर्विसेज देते हैं तो उससे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है एंड इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम. यानी जब हम कंट्री की चाहे डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करें चाहे नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, दोनों सिनेरियोज में जो फैक्टर इनकम है हमारी वो इंक्लूड होती है. अगर हम बात करें क्लास ट्रांसफर इनकम की, तो ये वो इनकम होती है which is received without rendering any factor services. आपने कोई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है एंड सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपको फ्री फंड में ये इनकम मिल रही है. तभी से बोला इट इज एन अनअर्न्ड इनकम. ये एक अनअर्न्ड इनकम है जिसके लिए आपने कोई एज सच मेहनत नहीं करी है. इट इज अ यूनिलेटरल वन साइडेड कॉन्सेप्ट. क्लास ये टू साइडेड कॉन्सेप्ट है. कैसे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज देते हैं तो उन्हें बदले में मिलती है इनकम. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये टू साइडेड कॉन्सेप्ट है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले उन्हें इनकम मिलती है. लेकिन ट्रांसफर इनकम में आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हो, आपकी तरफ से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपको इनकम रिसीव हो रही है, तो इसलिए इसे यूनिलेटरल या वन साइडेड कॉन्सेप्ट बोले. क्योंकि क्लास ट्रांसफर इनकम में आप कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप कोई सर्विसेज नहीं दे रहे हो, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे. क्योंकि जब आप कोई फैक्टर सर्विस दे ही नहीं रहे, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे, कोई प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो ट्रांसफर इनकम इज नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉट डोमेस्टिक इनकम. अब आपको एग्जांपल से समझ आएगा. जैसे फैक्टर इनकम में मैंने आपको सिंपल सी चीज बोली, लेबर अपनी सर्विसेज दे रहा है, मेहनत कर रहा है फैक्ट्री में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसके बदले लेबर को क्या मिल रहा है? उसके बदले लेबर को मिल रही है वेजेस एंड सैलरीज. ट्रांसफर इनकम में क्या है क्लास? जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ, ओल्ड एज पेंशन.
ओल्ड एज पेंशन के अंदर जिस पर्सन को वो इनकम रिसीव हो रही है वो पर्सन अपनी तरफ से कोई सर्विस नहीं दे रहा है, उसे फ्री फंड में बैठे बिठाए ये पैसे मिल रहे हैं। तो ओल्ड एज पेंशन एक बहुत इजी एग्जांपल है ट्रांसफर इनकम है, जिसमें आप एज सच कोई सर्विस नहीं दे रहे हो। क्लास स्कॉलरशिप, क्लास अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कॉलरशिप के अंदर आपने अपनी कोई सर्विस एज सच प्रोवाइड नहीं करी, आपने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, ना आपने कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है, लेकिन फिर भी आपको इनकम मिल रही है फ्री फंड में। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जैसे कि जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, काफी कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करती है कि जब तक लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट उनको पैसे देती है कि गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड यू जॉब, गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, तो तब तक गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। तो क्लास ऐसे सिनेरियो में आप कोई अपनी तरफ से फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको इनकम मिल रही है, तभी इसे अनअर्न्ड इनकम बोले, क्योंकि इसको आपने कमाया नहीं है, इसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, ये आपको फ्री फंड में रिसीव हो रही है। वन साइडेड कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉट डोमेस्टिक इनकम। इज दैट क्लियर क्लास? Yes class, now we will discuss about final goods and intermediate goods. सबसे पहले क्लास हम फाइनल गुड्स को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इंटरमीडिएट गुड्स पे जाएंगे, एंड देन जहां मेन पॉइंट जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू क्लासिफाई बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लास फाइनल गुड्स को बहुत इजी लैंग्वेज में स्टडी करते हैं। फाइनल गुड्स सिंपली वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट या कह लो आप कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। कंजम्पशन का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि जो हम नॉर्मल हाउस होल्ड्स होते हैं, हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं हमारे कंजम्पशन के लिए, वो हो गए कंजम्पशन गुड्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कि हाउस होल्ड ने सीरियल्स खरीदे या मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, फ्लोर परचेज बाय हाउस होल्ड। तो सिंपल हम जो लोग हैं नॉर्मल हाउस होल्ड वाले, जो भी हम सामान खरीदते हैं अपने लिए अपनी फैमिली के लिए, वो होता है कंजम्पशन गुड्स। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन वाले गुड्स कौन से होते हैं? वो मशीनरी, वो प्लांट एंड मशीनरीज जो फर्म्स खरीदते हैं, किस लिए? फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, लाइक मशीनरी परचेज बाय अ फर्म। क्लास की जो भी फर्म है, सपोज करो उसने बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जिसकी हेल्प से वो ये मार्कर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो जो मशीनरी उन्होंने परचेज करी जिसकी वजह से वो फर्दर प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गुड्स। सिंपल सी बात है, कैपिटल गुड्स उन्हें बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको फाइनल गुड्स के टाइप, बट पहले आपको सिर्फ इतना समझना है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन, जो या तो कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, या विच आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर क्लास? Yes class, now let's discuss about the types of final goods in detail. Class, final goods are of two types, consumption goods and capital goods. सबसे पहले हम consumption goods को स्टडी करते हैं। क्लास वैसे तो हम consumption goods को जानते हैं कि जो भी हाउस होल्ड हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं, जो हमारी नीड्स एंड वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। डायरेक्टली सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आप जैसे उन्हें परचेज करते हो शॉप से, वो वैसे के वैसे ही हमें सेटिस्फाई करते हैं, हमें उन्हें और मॉडिफाई नहीं करना पड़ता। अगर मैंने मार्कर लिया, मैंने एज इट इज मार्कर लिया, इसे यूज करना शुरू कर दिया। मैंने अगर कोई वाटर, सपोज मैंने वाटर बॉटल ली, तो मैंने एज इट इज ली इसको यूज करना शुरू कर दिया। तो कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली जैसे वो है वैसे के वैसे सेटिस्फाई करना शुरू कर देते हैं। Consumption goods are of four types: durable goods, semi durable goods, non durable goods, services. Durable goods की बात करें तो durable वो goods होते हैं जो which can be used over a considerable period of time, which can be used again and again, जिनको हम बार बार यूज करते रहते कई सालों तक, जैसे टीवी, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर। ये वो गुड्स है जो बहुत जल्दी खराब नहीं होते, यानी हमें बहुत जल्दी रिपेयर या रिप्लेस नहीं करना पड़ता, जिन्हें हम अगेन एंड अगेन काफी टाइम तक यूज करते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? सेमी मीन्स दीज गुड्स कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े कम टाइम के लिए ये यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अराउंड 1.5 year अप्रोक्स। मतलब ड्यूरेबल गुड्स की तरह बहुत सालों तक यूज नहीं होते। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं मतलब
अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स तक ये यूज होते हैं और इनका जो टाइम पीरियड आप देख सकते हो कि लिमिटेड है। लाइक शूज, क्लोथ्स, ये आप यूज करते हो चलो भाई 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, तो बस, तो ये होते हैं हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स तो वो होते हैं क्लास जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही यूज हो जाते हैं, मतलब इन्हें आप ज्यादा दिन यूज नहीं कर सकते। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 1 वीक में जो है ये गुड्स आपके कंज्यूम हो जाते हैं, नहीं करोगे तो खराब हो जाएंगे। जैसे मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये वो गुड्स हैं जिन्हें आप ज्यादा टाइम तक यूज कर ही नहीं सकते। इवन सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी अराउंड 1.5 ईयर्स तक यूज होते हैं, ये वो भी नहीं हो पाते। ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है, जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज्ड अप हो जाते हैं। एंड अगर मैं आइडिया के लिए आपको बताऊं तो मैक्स टू मैक्स 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम ये 1 वीक में आपके कंज्यूम हो जाएंगे। कंज्यूम नहीं होंगे तो ये पेरिश हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। सर्विसेज तो क्लास आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। सर्विसेज आर इनटैंजिबल, आप उन्हें टच नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ फील कर सकते हो। एंड ये भी आपकी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। लाइक सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया, आपकी बीमारी डायग्नोज करी और आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी, तो ये डॉक्टर की सर्विसेज है। कम्युनिकेशन सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। इसे आप मतलब ना तो आप इसे देख सकते हो, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब है आपके कंजम्पशन गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ व्हाट आर कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स को आप ध्यान से पढ़ना क्लास, इनके फीचर्स भी हैं। क्वेश्चन अपने आप में कैपिटल गुड्स के बारे में भी आ सकता है। दूसरी में जहां आपको क्लासीफाई करने के लिए आ गया कौन से गुड्स कंजम्पशन है, कौन से कैपिटल है, कौन से फाइनल है, कौन से इंटरमीडिएट है, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको उनकी डिटेल अच्छे से क्लियर होगी। Capital goods are those final goods which help in the production of other goods and services. वो प्लांट, वो मशीन, वो गुड्स जिनकी हेल्प से आप और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे मशीन, सिंपल सी बात है, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, उसकी हेल्प से आप बिस्किट्स बना रहे हो, तो वो प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए क्या है, कैपिटल गुड्स। एंड कैपिटल गुड्स आर पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। अब इनके कुछ फीचर्स है क्लास, दीज आर यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स, सिंपल सी बात है, बहुत सालों तक ये यूज होते हैं। They do not lose their identity in production process. इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मशीन अपने आप को नहीं बदल लेती प्रोडक्शन प्रोसेस में। जब प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्जन होता है। मशीन क्या करती है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। बट ऐसा नहीं होता कि मशीन अपने आप को ही कन्वर्ट कर लेती है। मशीन जैसी है वो वैसी ही रहती है। हाँ, वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, जिसके बारे में इंटरमीडिएट गुड्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उस मशीन की। वो मशीन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती, मशीन जैसी है वो वैसी की वैसी ही रहती है, मशीन में कोई चेंज नहीं आता। तो these goods do not lose their identity in production process. Need repair और replacement over a period of time. Yes class, इन गुड्स को 5 साल बाद या 10 साल बाद या तो आपको इनको रिपेयरमेंट चाहिए होती है कि आप इन्हें रिपेयर करो, या फिर आप इन्हें रिप्लेस कर दो, क्योंकि इन पे डेप्रिसिएशन लगती है। ठीक है, अकाउंट्स में आप पढ़ते ही हो कि डेप्रिसिएशन लगती है, तो जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम होती रहती है, वो थोड़े बहुत यूज हो जाते हैं, वियर एंड टियर में वो थोड़े बहुत खराब होते रहते हैं। तो इन मशीन्स को रिपेयर चाहिए होता है आफ्टर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, इन्हें रिप्लेसमेंट चाहिए होती है कि हाँ तो आप इन्हें चेंज कर दो, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली क्या होते रहते हैं, डेप्रिशिएट होते रहते हैं। दे हैव डिराइव्ड डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। क्लास आपको समझना होगा, कैपिटल गुड्स की अपनी एज सच कोई डिमांड नहीं है, इनकी डिमांड डिराइव होती है। डिराइव मतलब किसी और चीज से निकल के आई है। किस चीज से निकल के आई है? इनकी डिमांड निकल के आई है उन गुड्स से जो कंज्यूमर्स चाहते हैं। समझो इस चीज को, मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करूंगी। डिराइव्ड डिमांड का सिंपल मीनिंग है क्लास कि इन गुड्स की डिमांड डिराइव होती है कहाँ से? फ्रॉम द डिमांड ऑफ अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। सपोज करो चॉकलेट बिस्किट्स की मार्केट में बहुत डिमांड है। अब चॉकलेट बिस्किट्स की डिमांड होने की वजह से जो एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, वो मशीन्स खरीदेगा जिसकी हेल्प से चॉकलेट बिस्किट बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि इनकी डिमांड अपने आप में इनकी कोई डिमांड नहीं है, इनकी डिमांड डिपेंड करती है उन गुड्स की डिमांड पे जो ये बनाती है। अगर चॉकलेट बिस्किट्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, कंज्यूमर्स चॉकलेट बिस्किट डिमांड कर रहे हैं, ऐसे केस में
उन मशीन्स की डिमांड हो जाएगी जो चॉकलेट बिस्किट्स बनाती हैं। अगर मार्केट में मार्कर की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मार्कर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्लास जब मार्कर की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उन मशीन्स की डिमांड हो जाएगी जो मार्कर्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि इनकी डिमांड डिराइव्ड है। ठीक है, द डिमांड ऑफ दीज गुड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। तो ये थे क्लास फाइनल गुड्स का टॉपिक कंप्लीट, टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिकी टॉपिक की तरफ विच इज इंटरमीडिएट गुड्स। यस क्लास, अब इंटरमीडिएट गुड्स को समझते हैं। व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, जो रीसेल के काम आएंगे, यानी आप उन्हें खरीद के अपने लिए कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप उनको आगे बेच रहे हो। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है क्लास, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर खरीद रहा है अपनी कंजम्पशन के लिए। अगर गुड्स अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदे जा रहे, इनफैक्ट खरीद के उनको आगे बेचा जा रहा है, तो वो हो गया रीसेल। तो अगर रीसेल के लिए गुड्स खरीदे जा रहे हैं तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। दूसरी बात, अगर वो फर्दर प्रोडक्शन के काम आ रहे हैं। अब सुनो, अब आप सोचो कि अभी हमने फाइनल गुड्स में भी तो ये पढ़ा कि जो मशीनरी थी, जो कैपिटल गुड्स थे, वो फर्दर प्रोडक्शन के काम आ रहे हैं। एंड यहाँ भी यही लिखा है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आ रहे हैं। तो क्लास यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, जहां कहीं भी दिमाग गया हुआ है उसे यहीं पे लेके आओ और सुनो। क्लास जो हमने कैपिटल गुड्स पढ़े उनमें हमने क्या पढ़ा कि वो जो मशीन्स हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब वो मशीन जो इस मार्कर को बनाने में हेल्प करती है, लेकिन वो मशीन अपने आप को नहीं बदलती। वो जो मशीन है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती, वो एज इट इज रहती है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या करते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ, जो हमने कैपिटल गुड्स पढ़े थे विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो वो अपने आप को बदलते नहीं है, वो मशीन ऐसी की ऐसी ही रहती है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो भी फर्दर प्रोडक्शन के काम आता है, लेकिन वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो अपने आप को चेंज कर लेता है। तो वो है हमारा इंटरमीडिएट गुड। इस चीज को समझ पा रहे हो आप कि रॉ मटेरियल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब क्लास के कुछ फीचर्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स के जो हमें ध्यान से पढ़ने हैं। क्लास इंटरमीडिएट गुड्स जो है ना, फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना, they are generally purchased by one production unit to another production unit। क्लास अभी मैंने आपको एक बात बताई, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर खरीद रहा है कंजम्पशन के लिए, या फिर वो मशीन्स हैं जो बिजनेस खरीद रहा है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? दो चीजें, या तो कंज्यूमर खरीद रहा है कंजम्पशन के लिए या बिजनेस खरीद रहा है प्रोडक्शन के लिए, मशीन्स जैसे। लेकिन इंटरमीडिएट गुड में मैंने आपको क्या बोला है, ये जनरली एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से खरीदते हैं, एक बिजनेस दूसरे से खरीद रहा है। समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, मिल्क को खरीद रहा है एक जो जिसकी स्वीट शॉप है, ठीक है, मिल्क को कौन खरीद रहा है? स्वीट शॉप ओनर। अब वो जो मिठाई वाला हलवाई है वो मिल्क खरीद रहा है, ठीक है, उसने मिल्क खरीदा एक दुकान से, एक प्रोडक्शन यूनिट से, और मिठाई वाले हलवाई ने खरीदा। हलवाई ने उसको क्यों खरीदा? ताकि वो उस मिल्क से मिठाई बना के आगे कंज्यूमर को सेल करेगा। तो आप देख रहे हो जो ये गुड्स है ये कौन खरीदता है? एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरी प्रोडक्शन यूनिट वाला खरीदता है। मतलब हलवाई ने किसी प्रोडक्शन यूनिट मिल्क को खरीदा फर्दर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन क्लास हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं फिर आपको बार बार दोनों को साथ लेके चल रही हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को इसमें, अगर क्लास यहीं पे कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से मशीन खरीद रहा है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो कैपिटल गुड है, वो फाइनल गुड्स का पार्ट है। मैं भी एंड में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, लेकिन आप ये समझो कि अगर एक स्वीट शॉप ओनर मिल्क खरीद रहा है तो एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरी प्रोडक्शन यूनिट वाला जब सामान खरीदता है वो है इंटरमीडिएट गुड्स। They are generally purchased by one production unit to another. They remain within production boundary। यही तो पहचान है, ये अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रहते हैं। जैसे ही कंप्लीट प्रोडक्शन हो जाएगी और ये कंज्यूमर के पास चले जाएंगे तो फाइनल गुड बन गए। तो अभी ये प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है। स्वीट शॉप ओनर ने मिल्क खरीदा, वो मिठाई बनाएगा, मिठाई बनाने के बाद वो स्वीट कंज्यूमर को देगा, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर आ गए, वो फाइनल गुड हो गया क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर निकल के आ गए।
ठीक है, लेकिन जब तक ये प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, यानी अभी प्रोडक्शन हो ही जा रही है और प्रोडक्शन, जब तक फाइनल गुड नहीं बन रहा, समझ आ रही क्लास, और प्रोडक्शन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जब तक फाइनल गुड नहीं बन रहा तब तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, एंड ये गुड्स जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं। जैसे ये फाइनल गुड बन गए तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गए, जैसे स्वीट्स बन गए और कंज्यूमर ने खरीद लिया। लेकिन जब तक फाइनल गुड नहीं बनता तब तक होती है प्रोडक्शन बाउंड्री, और उससे पहले जितने भी ये गुड्स होते हैं सब क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। दे हैव डिराइव डिमांड, क्लास इनकी भी डिमांड डिराइव होती है, यानी इनकी डिमांड भी डिपेंड ऑन फाइनल गुड्स। जैसे अगर कंज्यूमर को स्वीट्स चाहिए तो स्वीट शॉप ऑनर क्या खरीदेगा, मिल्क, तो मिल्क इज एन इंटरमीडिएट गुड। तो इनकी डिमांड किस पे डिपेंड करी, फाइनल गुड पे, कि अगर कंज्यूमर को स्वीट्स चाहिए, उसे मिठाइयों की बहुत डिमांड आ गई, रक्षाबंधन का सीजन और बहुत स्वीट्स की डिमांड है, तो ऑटोमेटिकली किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, मिल्क की, क्योंकि ये डिराइव्ड डिमांड है। समझ गए, स्वीट शॉप ओनर के लिए या कंज्यूमर के लिए इस टाइम मिल्क का इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि मिल्क जो है वो स्वीट शॉप ओनर यूज करके स्वीट्स बनाएगा, तो अगर स्वीट्स की डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये डिराइव डिमांड होती है। ड्यूरेबल गुड्स प्लस क्लास, ये एक्सेप्शन है, इसको सब मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लासिफिकेशन में ये आ सकता है, सभी को ध्यान होना चाहिए। जो ड्यूरेबल गुड्स है लाइक एयरक्राफ्ट, ट्रक्स, परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पसेस आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। क्लास आपको ये समझना पड़ेगा, एक्सेप्शन पॉइंट है, क्यों इसे एक्सेप्शन में डाले मैं बताऊंगी। जो ड्यूरेबल गुड्स है, एयरक्राफ्ट या ट्रक या मशीनरी, कुछ भी विच है परचेज बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट खरीद रही है फॉर मिलिट्री पर्पस, उसे हम इंटरमीडिएट गुड मानेंगे, फाइनल गुड नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज, कि वो कंट्री की डिफेंस सर्विसेज को बनाने में हेल्प करते हैं, यानी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कि कंट्री की डिफेंस सर्विसेज बनाने में ये काम आ रहे हैं, इसलिए इन्हें इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में डाला जाता है, सबको ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। इस क्लास इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है वो फाइनल गुड की वैल्यू के साथ मर्ज हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो आपने 800 की वुड खरीदी और उससे आपने एक टेबल बनाया 1500 का, ठीक है, ये आपने वुड खरीदी और आपने 1500 का एक टेबल बनाया, तो ये जो टेबल की वैल्यू है ना 1500, इस वैल्यू के अंदर इस 800 रुपए की जो वुड है इसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी ये जो फाइनल गुड बना है हमारा टेबल, ये हमारा फाइनल गुड है। इस फाइनल गुड में ये 800 रुपए जो हमारा ये इंटरमीडिएट गुड है इसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है इट गेट्स मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। यहाँ पे कह सकते हो कि जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड है इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ क्लास, अब मैं इंटरमीडिएट गुड को लेके बहुत छोटी मोटी चीजें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ध्यान से सुनो क्लास। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, जो रीसेल के लिए यूज होते हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस विद इन सेम ईयर। विद इन सेम ईयर का क्या लॉजिक है क्लास, एग्जाम्पल सुनो। सपोज क्लास एक फर्म है एबीसी लिमिटेड जिसका फर्नीचर का काम है, एंड उन्होंने 100 kg ऑफ वुड परचेज करी इन द ईयर 2019, ठीक है। इससे वो आगे और फर्नीचर प्रोड्यूस करेंगे, ये इनका रॉ मटेरियल है जिससे वो आगे फर्नीचर को परचेज करेंगे, ठीक है। अब क्लास क्या हुआ, 2019 के अंदर 100 kg में से 80 kg जो वुड है वो यूज हो गई, ठीक है, ये पूरी यूज हो गई और इससे काफी अच्छे से फर्नीचर बन गया। लेकिन 20 kg जो वुड है वो बच गई, इट रिमेन, ये बच गई। तो क्लास ये जो 20 kg वुड है जो बच गई, जो उस साल यूज नहीं हो पाई, इसको हम ट्रीट करेंगे एज फाइनल गुड। ये मैं इसलिए आपको छोटी छोटी डिटेल बता रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, समझ गए। 100 kg वुड थी क्लास एंड 80 kg जो है वो यूज हो गई उसी साल, 20 kg रह गई, तो विद इन सेम ईयर यूज नहीं हो पाई। तो जो विद इन सेम ईयर नहीं यूज हो पाई, नेक्स्ट ईयर कैरी हो रही है, तो वो जो है वो फाइनल गुड ट्रीट होगी 20 kg, एंड फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। समझ लो इस बात को क्लास। इंटरमीडिएट गुड्स को
हम जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, बट फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो देन ये जो फाइनल गुड्स है ये किस में इंक्लूड होंगे, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। ठीक है क्लास, दूसरी बात समझो कि एक गुड जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है, वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे सिंपल शुगर की, अगर ये शुगर मैं खरीदूं, मुझे घर में टी या कॉफी बनानी है, मैं इस शुगर को खरीद रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड का मतलब क्या हो गया, फाइनल गुड। ठीक है, अगर ये शुगर मैं परचेज करूं, मुझे चाय कॉफी बनानी होती है, तो मेरे लिए कंजम्पशन गुड है एज ए कंज्यूमर, और मेरे लिए बन गया फाइनल गुड। लेकिन यही शुगर, ध्यान से सोचो, अगर स्वीट शॉप ओनर ले रहा है स्वीट्स बनाने के लिए, तो क्लास तभी इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि ये स्वीट शॉप जो ओनर है वो इस शुगर को यूज करके क्या बनाएगा, स्वीट्स, जो कि फाइनल गुड है। ठीक है, तो तब तक अगर ये शुगर एक स्वीट शॉप ओनर ले रहा है तो ये इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन अगर इस शुगर को मैं ले रही हूं तो ये क्या है, फाइनल गुड। तो ये तो खैर आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा। प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बता दिया कि प्रोडक्शन बाउंड्री का मीनिंग क्या है, लेकिन मैं एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ एग्जांपल से। क्लास सपोज करो क्लास की एक क्लॉथ की बात है। ठीक है, तो सपोज करो एक फार्मर ने, फार्मर ही ऑब्वियसली कॉटन प्रोड्यूस करेगा, तो एक जो फार्मर है वो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसने कॉटन प्रोड्यूस करी अप्रोक्स 1000 रुपीज की, और उसने मिस्टर ए को वो सेल कर दी। ठीक है, चलो ठीक है, अब मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने उस कॉटन को, क्योंकि वो सिंपल कॉटन थी, ठीक है, उसने उस कॉटन को, मिस्टर ए ने उस कॉटन को प्रोसेस करा, और उस कॉटन को प्रोसेस करके मिस्टर ए ने उससे थ्रेड बनाई, उस कॉटन से ही थ्रेड बनाई अप्रोक्स मान लो 2000 की। ठीक है, और वो थ्रेड बना के 2000 की उसने मिस्टर बी को सेल कर दी। समझना ध्यान से। ठीक है, अब मिस्टर बी ने क्या करा क्लास, अब मिस्टर बी ने उसी थ्रेड से क्लॉथ प्रोड्यूस करा, क्योंकि धागों से बनता है। ठीक है, मिस्टर बी ने उसी से क्लॉथ प्रोड्यूस करा और कंज्यूमर को बेच दिया। ठीक है, जो क्लॉथ है ये कंज्यूमर को बेच दिया। आप ध्यान से समझना क्लास, फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस करके ए को बेची, ए ने उस कॉटन से प्रोसेसिंग करी, थ्रेड बनाया, बी को बेची, और बी ने क्या करा, बी ने उससे क्लॉथ बनाया अप्रोक्स 3000 का, और वो कंज्यूमर को बेच दिया। तो क्लास इस चीज को समझो, ये जो क्लॉथ 3000 रुपीज का कंज्यूमर को बिका है, ये फाइनल गुड है, ये तो कंज्यूमर ने खरीद लिया, फाइनल गुड है। एंड उससे पहले ये जितना भी प्रोसेस हुआ, ये सारा, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर था। मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, जब फाइनल गुड प्रोड्यूस होके बिक जाता है कंज्यूमर को, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गया। उससे पहले जो कॉटन थी या जो कॉटन के थ्रेड थे, ये दोनों चीजें इंटरमीडिएट गुड थी, क्योंकि ये अभी फाइनल गुड बन के कंज्यूमर तक नहीं पहुंची। फाइनल गुड बन के कंज्यूमर तक क्या पहुंचा है, क्लॉथ, ये चीज पहुंचे, क्लॉथ इज द फाइनल गुड। तो इससे पहले ये जो कॉटन है, ये जो थ्रेड है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। ये कॉटन क्लॉथ, ये जो क्लॉथ बना, ये फाइनल गुड है। इससे पहले ये कॉटन, ये थ्रेड क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री से अंदर है। इज दैट क्लियर क्लास? यस क्लास, फर्दर क्लैरिटी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। प्रिंटर परचेज्ड बाय अ लॉयर, ये फाइनल गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड। क्लास लॉयर ने प्रिंटर परचेज किया है, तो प्रिंटर परचेज बाय लॉयर इज अ फाइनल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये एक मशीन है, ठीक है, जो उसको सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये जो मशीन है, जो प्रिंटर है, इट इज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हुआ है। लॉयर अपने ऑफिस में रखेगा इससे, एंड इसकी हेल्प से वो आगे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एंड ये जो मशीन है, ये अपने आप को बदल नहीं लेगी, मशीन वैसी की वैसी रहेगी, इट विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। तो मशीन जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज हुआ है। मशीन जो है वो, लॉयर जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है, एंड मशीन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल रही, जैसे रॉ मटेरियल बदल रहे थे। मशीन अपनी वही उसी आइडेंटिटी पे, एंड वो उसको सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। तो मशीन परचेज्ड बाय अ लॉयर इज अ फाइनल गुड। फर्टिलाइजर यूज्ड बाय अ फार्मर, फार्मर फर्टिलाइजर को यूज करके
फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड जो फर्टिलाइजर है वो अपने आप को चेंज कर लेगा इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसा नहीं फर्टिलाइजर वैसा का वैसा रहेगा, वो कोई मशीन नहीं है। फर्टिलाइजर इज नॉट अ मशीन। फर्टिलाइजर तो एक इनपुट है, एक रॉ मटेरियल है जिसकी हेल्प से फार्मर और प्रोडक्शन करता है। तो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर। पब्लिशर जो है उसको पेपर की जरूरत होती है बुक पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो ये जो पेपर है इट्स अ रॉ मटेरियल। कैसे? क्योंकि जो पेपर है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जब बुक बनेगी तो पेपर अपने आप को बदल लेगा, उसके ऊपर प्रिंटेड वर्ड्स आ जाएंगे, ये जो भी पब्लिश जिस भी तरह से बुक होगी। तो जो पेपर है वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, बुक की पब्लिशिंग में हेल्प करेगा, बुक की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जिसके अंदर वो अपने आप को भी बदल लेगा। अगर यहीं पे आता क्लास प्रिंटिंग मशीन परचेज बाय अ पब्लिशर, सुनो प्रिंटिंग मशीन परचेज बाय पब्लिशर, तो वो प्रिंटिंग जो मशीन है वो फाइनल गुड होती है पब्लिशर के लिए, क्योंकि वो एक कैपिटल गुड था, इन्वेस्टमेंट के काम आता उसके। एंड वो प्रिंटिंग मशीन अपने आप को बदलती नहीं, इट विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर। मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट्स खरीदे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो ये क्या होंगे क्लास? इंटरमीडिएट गुड्स। इस तरह क्लास आप सबकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रैक्टिस करो। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स। क्लास ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टिपिकल टेक्निकल, आपको बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर अटेंड करना होगा। एंड देन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो काफी सारे। जब आप वीडियो लेक्चर को अच्छे से अटेंड करके काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड फिर भी कोई डाउट है क्लास, जस्ट लेट मी नो।